हेलो एवरीवन। बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या थे आपको याद है? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स क्या हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन। अगर ये सभी चीज़ें समान रहती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता, तो किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ने से उसकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। हम डेली रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो हम वो कम इस्तेमाल करते हैं, और अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं तो हम वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा, कोई भी लॉ जब बनता है तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। अजम्पशंस क्या होती हैं? मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। अब यहाँ लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस आपको ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। डिमांड फंक्शन जो हैं वही आपको अगर याद हैं, Px, PR, Y, T, E, वही हमारी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, वही लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस हैं। जैसे फर्स्ट है बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड विल नॉट चेंज या डू नॉट चेंज। जो रिलेटेड गुड की प्राइस है वो चेंज नहीं होगी। पहली अजम्पशन हम ये मानते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उसकी डिमांड, उसकी जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देर अब रिलेटेड गुड्स आपको पता है दो तरह के थे, सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो उनकी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि एक गिवन टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उसमें कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आता। जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं आएगा तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आया है, इससे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी प्राइस बढ़ने की संभावनाएं नहीं हैं। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, उस प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में भी नहीं बढ़ेंगी। जब ये सारी अजम्पशंस होती हैं तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। अब बेटा, ये अजम्पशंस ही आपके डिमांड फंक्शंस थे, तो दोनों ही सेम है। आप डिमांड फंक्शंस को दिमाग में बिठा लें और उसके बाद आसानी से आपको लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इस लॉ को, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड लेते हैं। इसके लिए हम डिमांड शेड्यूल बनाएंगे बेटा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हम बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम एक कॉलम में लेंगे प्राइस और दूसरे कॉलम में लेंगे क्वांटिटी को। प्राइस हमारी क्या है बेटा? प्राइस 1 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 है। जब प्राइस 2 रुपीज़ हो गया तो हमने 8 यूनिट्स की डिमांड की। प्राइस 3 हुआ तो हमने 6 यूनिट्स की डिमांड की। प्राइस 4 हुआ तो हमने 4 यूनिट्स की डिमांड की। और प्राइस 5 हो गया तो हमारी डिमांड कम होकर 2 यूनिट्स हो गई है। अब इसको देखें, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती गई हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती गई। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती गई 1 2 3 4 5, हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होती गई 10 8 6 4 2। अब देखिए बेटा, वाइस वर्सा देखते हैं, नीचे से शुरू करें। प्राइस 5 रुपीज़ था, डिमांड 2। प्राइस 4 रुपीज़ हुआ, डिमांड 4 क्वांटिटी होगी। प्राइस 3 रुपीज़ हुआ तो डिमांड 6 हो गई। प्राइस 2 रुपीज़ हुए तो डिमांड 8 हो गई। और प्राइस 1 हुआ तो डिमांड हमारी 10 रुपीज़ हो गई।
यानी कि प्राइस जब डिक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज हो गई, और प्राइस जब इंक्रीज हुई तो डिमांड हमारी डिक्रीज हो गई। यही हमारी थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। अब आगे देखिए, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा डिमांड कर्व से। ये आपको आ गया होगा, आ गया है, हमने पहले दोनों क्लासेस में इसको एक्सप्लेन किया था। एक मेन चीज़ जो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड्स और क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है इसलिए डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है, बढ़ते से घटते की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। डिमांड कर्व जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, या वाई मोर ऑफ ए गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। जब प्राइसेस कम होती हैं तो हम ज़्यादा चीज़ें क्यों खरीदते हैं। वाई मोर ऑफ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइसेस फॉल। जब कीमतें कम होती हैं तो हम ज़्यादा चीज़ क्यों खरीदते हैं, ऐसा किस कारण से होता है, तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा। डिमांड डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट मोर इज परचेज इन रिस्पॉन्स टू फेल इन प्राइस। तो फॉल इन प्राइस, ये जो डाउनवर्ड डिमांड कर्व है बेटा, ये बताती है, इंडिकेट करती है दैट मोर इज परचेज इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस, कि जैसे जैसे प्राइसेस गिरते हैं वैसे वैसे हम ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं। Thus there is inverse relationship between own price of a commodity and its quantity. Yes. अब हम करेंगे कि जब चीज़ें कम होती हैं तो वो ज़्यादा खरीदी जाती हैं, ऐसा क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मे बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम MU से डिनोट करते हैं, कि इससे बेटा हम गॉसन्स लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन भी कहते हैं, और घटती सीमांत उत्पादकता का नियम भी कहते हैं। अब ये नियम है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, यहाँ पर हम केवल फर्स्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। यस बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, एज कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। According to this law, as consumption of a commodity increases, जैसे जैसे किसी कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। समझ आया। एज कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, कंज्यूम करना आपको पता है, इस्तेमाल करना। जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को की कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। कैसे, देखिए, आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप खाना खा रहे हैं। व्हेन यू ईट फर्स्ट चपाती, आपने पहली चपाती खाई, आपको अच्छा लगा, आपको सेटिस्फेक्शन हुई। आप दूसरी खाएंगे तो वो सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी कम होएगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तीसरी खाएंगे बेटा और कम हो जाएगी, और चौथी खाने तक आपका पेट भर जाएगा। तो जितना टेस्ट आपको फर्स्ट चपाती में आया उतना आपको लास्ट चपाती में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे 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 हम ज़्यादा कमोडिटीज़ यूज़ करते हैं या नेक्स्ट यूनिट यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, वैसे वैसे यूटिलिटी कम हो जाती है। क्लियर। इसको फिर से समझते हैं कि आपने जब किसी एक चीज़ को यूटिलाइज किया, किसी भी एक चीज़ को लिया, तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। जब हम नेक्स्ट यूनिट को लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाज़ार से कुछ चीज़ खरीदते, मान लीजिए आम आपने लिए। अब आम की प्राइस है 90 रुपये किलो, ठीक है, और आपने कहा कि 1 किलो आम दे दो। दुकानदार कहता है कि भाई साहब आप 2 किलो ले जाओ
और मुझे 170 रुपये दे देना। मेरे पास 2 ही किलो बचे हुए हैं, आप 2 किलो ले जाओ और मुझे 170 रुपये दे देना। आप कहेंगे नहीं, 170 रुपये नहीं दूंगा मैं, 90 के भाव से आप दे रहे थे, मैं दोनों के मिलाकर आपको 150 रुपये दे देता हूँ। क्लियर? आपने कहा कि मैं दोनों के मिलाकर आपको 150 रुपये दे देता हूँ। अब देखिए, पहला 1 किलो आप 90 रुपये पर लेने के लिए तैयार थे, ठीक है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो उससे ज़्यादा थी। अब सेकेंड केजी जो है उसके लिए आप 60 रुपीज़ ही पे करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी सेकेंड यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो जैसे जैसे बेटा हम चपाती खाएंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट बेटा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रियल इनकम और परचेजिंग पावर। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट एंड ऑन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज ओइंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। रियल इनकम क्या है बेटा? जब इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस ओइंग टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होने से वो सस्ती हो जाती है और हमें उसका बेनिफिट होता है, वो हमारी रियल इनकम कहलाती है, हमारे जो पैसे बच। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोज़ 100 रुपये का दूध लेते हैं, ठीक है, हम 2 किलो दूध लेते हैं और 1 महीने में हमारा जो है 3000 रुपये का दूध आता है, ठीक है, दूध की प्राइसेस 50 रुपये है, हमने 2 किलो दूध रोज़ लिया, 100 रुपये का दूध हमारा रोज़ आता है, तो 1 महीने में हमारा दूध कितना आएगा बेटा? 3000 रुपये का। अब दूध की प्राइसेस कम हो गई हैं, दूध की प्राइसेस हो गई हैं 80 रुपये, ठीक है, तो आप जो अब दूध 40 रुपये हो गई हैं, 50 से घटकर दूध की प्राइस 40 रुपये हो गई, तो अब आप जो है 80 रुपये में उतना ही दूध खरीद पा रहे हैं जितना आप 100 रुपये में खरीद पाते थे। यानी कि 1 महीने में जो आप 3000 रुपये पे करते थे, अब उसकी जगह आपको 2400 रुपये ही पे करने हैं। तो 600 रुपये जो है वो आपकी रियल इनकम होगी, क्योंकि उससे आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है। अब आप ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो या तो आप दूध 2.5 किलो कर देंगे, या जो है वो आप जो बचे हुए पैसे हैं उसका इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं। तो रियल इनकम क्या है बेटा? जब किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस कम या ज़्यादा होती हैं तो उससे हमारी रियल इनकम इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज की प्राइसेस बढ़कर जो हैं वो 60 रुपये हो गई, तो जहां हम 100 रुपये का दूध खरीदते थे अब हम 120 रुपये का खरीदेंगे पर डे में, और हमारी जो मंथली जो खर्च होगा पैसा वो 3600 रुपये हो गया। पहले हम 3000 रुपये पे कर रहे थे, अब हम 3600 पे कर रहे हैं, तो 600 क्या होगा, वो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। अब है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब एक की प्राइसेस कम होने पर जब दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सपोज की पेप्सोडेंट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो हम कोलगेट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अब कोलगेट की तो प्राइसेस कम नहीं हुई, लेकिन हमने पेप्सोडेंट से कोलगेट को रिप्लेस कर दिया, हमने पेप्सोडेंट की बजाय कोलगेट लेना शुरू कर दिया। प्राइसेस पेप्सोडेंट की बढ़ी हैं और डिमांड जो है वो कोलगेट की इंक्रीज हो गई है। तो ये वो गुड्स होते हैं जिसमें कि एक की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से भी हमारा जो है ये डिमांड कर्व स्लोप जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। इसके अनुसार जब एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी कमोडिटी जो है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस कंज्यूमर विल शिफ्ट टू द चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। When price of a commodity falls, many more buyers can afford to buy it. जब किसी भी चीज़ की कीमतें कम हो जाती हैं तो उसको खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं।
जब किसी भी चीज़ की प्राइसेस कम हो जाएंगी तो उसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे। एक एग्जांपल इसका हम लें, सपोज कि जो हमारी कोई भी बाइक है, ठीक है, आप जो बाइक पसंद करते हैं, या मान लीजिए इसका लाइव एग्जांपल है, 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया था 2 व्हीलर्स को लेकर, जिसमें कोई टेक्निक पर्टिकुलर चेंज हुई थी, ठीक है। और तो कंपनीज ने क्या किया था, 2 व्हीलर कंपनीज ने इंस्टेंटली उनकी प्राइसेस को कम कर दिया था। जैसे कि जो काइनेटिक है या एक्टिवा है, इनकी प्राइसेस एकदम से 15 से 20 हज़ार रुपये कम हो गई थी, और एक्टिवा जो है वो 40-45 हज़ार रुपये में मिल रही थी, 60-65 हज़ार वाली एक्टिवा। तो एकदम से शोरूम्स के बाहर जो है वो भीड़ लग गई थी, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा पहुंच गए थे। तो जब किसी भी चीज़ की प्राइसेस कम होती हैं तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। डिफरेंट यूजेस, किसी भी एक प्रोडक्ट के बहुत सारे इस यूजेस होते हैं, क्लियर है। अ गुड मे हैव मोर देन 1 यूजेस फॉर, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क का इस्तेमाल हम ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, पीने के लिए, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, दही के लिए, और चीज़ के लिए, घी बनाने के लिए, बटर के लिए। तो अगर मिल्क महंगा है या हमारी इनकम कम है तो हम केवल पीने में ही दूध का इस्तेमाल करेंगे। अब सपोज कि हमारी इनकम बढ़ जाती है, हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, हम 15,000 रुपये लेते थे तो हम 2 किलो दूध लेते थे या 1.5 किलो दूध लेते थे। अब इनकम बढ़कर हो गई है 30,000 रुपये, तो हमारी जो प्राइसेस हैं, हमारी जो डिमांड फॉर मिल्क है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो गई है तो हमारी डिमांड फॉर मिल्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और हम अब दूध का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए नहीं करेंगे, हम चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, या दही के रूप में, और पनीर बनाने के लिए करेंगे, बटर के रूप में भी करेंगे। यानी कि प्राइसेस अब हमें कम लग रही है क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई, तो इनकम का इफेक्ट इस पर आ रहा है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, जिनकी डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड्स होती है। नॉर्मली हमने पढ़ा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेकिन यहाँ आप देखिए डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड है। अब ये कौन से आइटम्स हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जिन्हें वेबलन गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि वेबलन गुड्स आर गिवन बाय प्रोफेसर वेबलन। प्रोफेसर वेबलन ने एक थ्योरी दी, उन्होंने कहा जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो स्टेटस सिंबल चीज़ें होती हैं, उनके प्राइसेस बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड महंगा हो रहा है लेकिन फिर भी उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। डायमंड प्रीशियस मेटल है लेकिन फिर भी उसकी डिमांड है। अगर आप कभी तनिष्क पे शोरूम पे जाकर देखें, जो लेडीज आती हैं कहती, जो रिच लेडीज होती हैं कि भाई साहब रिंग दिखाओ लेकिन जो ज़्यादा बड़ी हो, जिसमें ज़्यादा डायमंड दिखाई दे। यानी कि जो डिस्टिंक्शन आर्टिकल्स होती हैं, जो महंगी चीज़ें होती हैं, उनकी डिमांड जो है वो प्राइसेस बढ़ने पर ही ज़्यादा होती है। दूसरा बेटा कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, ये वो चीज़ें होती हैं जो स्टेटस सिंबल के साथ साथ आपकी ज़रूरत की चीज़ भी होती है। फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ है। आप टीवी लेने के लिए जाएंगे, फ्रिज लेने के लिए जाएंगे तो आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है 15,000, लेकिन वहाँ जाकर जब आप देखेंगे कि 4,000 रुपये पे करके आप एक अच्छी डिज़ाइनिंग का फ्रिज ले रहे हैं, बाहर डोर पे डिज़ाइनिंग की हुई है, गोल्डन लेबलिंग, उसकी बॉर्डर बना हुआ है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज है, तो आप उसकी डिमांड करेंगे। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज होती हैं वो चीज़ें जो ज़रूरी भी हैं और हमारा स्टेटस सिंबल भी है। अब टीवी छोटा भी चल जाएगा, लेकिन हम क्या करें, नहीं भाई साहब 42 इंची दिखाओ, 52 इंची दिखाओ, होम थिएटर दे दो। टीवी तो टीवी है, आप लैपटॉप पे भी टीवी को इस्तेमाल, लैपटॉप भी टीवी की तरह कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी गुड्स हैं इनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। हम इनके ऊपर भी जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो भी इनकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड का इफेक्ट नहीं आता। अब नेक्स्ट है बेटा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होती है, जब कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में तो वो उसकी क्वालिटी को प्राइस से जज कर लेता है।
When consumer is not aware about the quality of the product, he judge the quality by price. जब आपको क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता तो आप क्या करते हैं, उसकी कीमत से ही उसकी क्वालिटी को जज कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हम मार्केट में लेने के लिए जा रहे हैं, दुकानदार ने हमें 2 तरह की दिखाई। उसने कहा कि ये देखिए, ये जी शर्ट है, ये है लोकल ब्रांड की और ये कंपनी की, कपड़ा दोनों का सेम है, ठीक है, एक की कॉस्ट है 700 रुपये और दूसरी की कॉस्ट है 1000 रुपये। अब हम क्या कहेंगे, कपड़े को हाथ लगाकर देखेंगे, है कपड़ा सेम, लेकिन हम कहेंगे नहीं 1000 रुपये वाली में कुछ तो बात होगी ना, जो ये 1000 रुपये की है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम 1000 रुपये वाली लेंगे। मोस्टली जो हमारी मेंटेलिटी है वो यही है कि हम 1000 रुपये वाली प्रेफर करेंगे। हमें लगेगा नहीं, अगर कंपनी 300 रुपये महंगी दे रही है तो कोई ना कोई तो उसमें डिफरेंस है ही। जैसे कि कई बार जब हम ब्रांडेड शोरूम पे जाएं या नॉर्मल शोरूम पे जाएं जिस पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हो, तो कहेगा यही अगर आप ब्रांडेड लेते हो ना तो ब्रांडेड में इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। चीज़ वही है, लेकिन ब्रांडेड का टैग लगने के बाद इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा हो गई है। अब वो ये एक मानसिकता हमारी कि वो महंगी है तो इसलिए वो अच्छी ही होगी। लास्ट आता है बेटा गिफन गुड्स। गिफन गुड्स दिए थे सर रॉबर्ट गिफन ने, ये थ्योरी को दिया था, और ये इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है। गिफन गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं। असल में तो कोई गुड्स इन्फीरियर नहीं होता, फिर भी when given goods are highly inferior goods showing a very high negative income effect। गिफन गुड्स जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो जिनके ऊपर हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, यानी कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनकी डिमांड जो है वो, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो बेटा उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब आपकी इनकम कम होती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। जब इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, और जब आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस का इन पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है और इनकम का इन पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। यानी कि जब ये सस्ती होंगी तो इनकी डिमांड ज़्यादा होगी, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो इनकी डिमांड कम होगी। क्लियर? जब ये सस्ती हैं तो इनकी डिमांड ज़्यादा है, प्राइसेस कम है, डिमांड ज़्यादा, ठीक है। और जब इनकम बढ़ती है तो आप इनकी डिमांड कम कर देते हैं, ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, और मूवमेंट अलॉन्ग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व।